व्यापार करने देना, जिसमें कोई भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। ये तीनों चीज़ें बहुत ही विरोधी हैं और राज्य का दायरा है खेती विषयक कानून बनाने का। केंद्र अपने हाथ में लेकर जो देश की संघात्मक संरचना है उस पर भी हमला कर रहा है, इसलिए पूर्णतः किसान विरोधी है। किसानों को इन्होंने कहा हमें नहीं, हमें छूट चाहिए, जमीन पकड़े किसान की लूट ले। ये जमीन के लुटेरे कारपोरेट ने, नरेंद्र मोदी की सरकार, संघ की सरकार कारपोरेट के एजेंटों की सरकार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो जब ये एजेंटों की सरकार बेदखल होगी और जनता की सरकार बन के आएगी, तब देश की सरकार कारपोरेट मुक्त होगी, ये मैं कह सकता हूं। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। और अभी मैं यहाँ उपस्थित हूँ, ये जो गुरुद्वारा है यहाँ पर किसानों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और इसी हमारे पास जो मेरे पास साथ इस समय जुड़ी हुई हैं, उपस्थित हैं मेधा पाटकर जी, मैडम उपस्थित हैं। तो जी मैडम, आप बताइए कि जैसे कि आज की जो पूरी मीटिंग हुई है और तमाम जैसे कि 3 जो कानून हैं वो पारित भी हो चुके हैं सरकार के द्वारा, और इससे क्या है कि किसानों में गुस्सा है, तो इस पर आप इसकी अपनी प्रतिक्रिया क्या देंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, लॉकडाउन के चलते हुए बिल्कुल जनतांत्रिक प्रक्रिया न चलाते हुए, संसद में भी बहस का मौका न देते हुए जो 3 कानून लाए हैं वो पूर्णतः किसानी के विरोध में हैं। किसान ही नहीं, इस देश की खेती व्यवस्था को बचाना है, जिसमें खेत मजदूर भी आते हैं, महिला किसान भी आती है और मजदूरों के, खेतिहरों के साथ जुड़े हुए तमाम व्यापारी भी आते हैं। और इन सब लोगों पर, चाहे दलित किसान हो, आदिवासी किसान हो, इन कानूनों का कॉरपोरेटी हल्ला होना ही है। ये तीनों कानून ऐसे हैं कि जैसे अन्य क्षेत्रों में अभी कंपनियों की दादागिरी चल रही है, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, और इसके कारण शासन की जिम्मेदारी नहीं के बराबर हो गई है, वैसे ही खेती के क्षेत्र में कंपनियों को घुसाना और उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने देना, उनको अत्यावश्यक वस्तु जो अनाज भी है उसकी साठेबाजी करने देना और उनको मंडी के बाहर खुला व्यापार करने देना, जिसमें कोई भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। ये तीनों चीज़ें बहुत ही विरोधी हैं और राज्य का दायरा है खेती विषयक कानून बनाने का। केंद्र अपने हाथ में लेकर जो देश की संघात्मक संरचना है उस पर भी हमला कर रहा है, इसलिए ये पूर्णतः किसान विरोधी है। और किसानों में हम लोग मछुआरों को, पशुपालकों को भी गिनते हैं। और हमारा दो कानूनों के द्वारा हमने जो विधेयक बनाए थे उसके द्वारा यही कहना था कि हर उपज को सही दाम मिलना चाहिए, जो प्रकृति से आने वाली उपज है, जिसमें फल भी हो, सब्जी भी हो, जैसे केरल का राज्य अभी करने जा रहा है। और सरकार ने प्रोक्योरमेंट करना चाहिए ताकि व्यापारी अगर थोड़े से रहे भी आजू बाजू में तो उनको भी मजबूर होना पड़ेगा सही उपज का दाम देने के लिए। तभी किसान और उद्योगों में जो फ़र्क है, जो गैर बराबरी है देश में, जिसके कारण इतनी आत्महत्याएं रोज 10 किसानों की हो रही है, कोरोना से संख्या ज़्यादा है, मुझे लगता है कि उससे बचना नहीं तो संभव नहीं होगा। और आम नागरिकों को जो अन्न सुरक्षा मिल रही है वो भी खेती से ही मिल रही है, और वो भी अगर ख़त्म होगी कॉरपोरेटी प्रवेश होने के बाद। तो अभी जो सभी किसान संगठन एकत्रित आए हैं, 250 किसान संगठन तो हमारे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय का हिस्सा रहे हैं। उनके साथ अभी राजेवाल जी और मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे अभी क्या है कि जैसे कि जो कानून है वो पारित भी हो गए हैं, मतलब सभी, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, वो सब में पारित हो गए हैं। लेकिन और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे सरकार अभी जो चल रही है उनके साथ पूरा कॉर्पोरेटिव साथ दे रहा है, तो इसमें जैसे किस तरह से मतलब ये सफल हो पाएगा, मतलब जैसा आंदोलन है देखिए, आज़ादी आंदोलन के बाद में निकले हुए 44 श्रमिकों के पक्ष के कानून अगर सरकार ख़त्म कर सकती है तो ये 3 नए कानून वापस लेने में क्या दिक्कत है? जनता बोलेगी, बोल उठेगी और उनकी वोट बैंक प्रभावित होगी, ये उनको समझ में आएगा, तब वो ज़रूर निर्णय जनता के, किसानों के पक्ष में ले सकते हैं। उसके लिए सशक्त जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है और इसलिए अभी सब जगह आंदोलन खड़े हैं। पंजाब में भी बहुत बड़ा आंदोलन हो ही रहा है, हरियाणा में हो रहा है, कर्नाटक में हो चुका है, महाराष्ट्र में, एमपी में, उड़ीसा में, हर जगह किसान अपनी अपनी जगह लॉकडाउन में आवाज़ उठाते रहे हैं, सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में भी। तो संभव है कि अभी जब 5 नवंबर को बड़ा रास्ता महामार्ग रोको का कार्यक्रम होगा
और 26 नवंबर को चलो दिल्ली कहते हुए सब लोग दिल्ली पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार को एक बहुत बड़ी चेतावनी जाएगी और इसमें उनका क्या प्रतिसाद मिलता है वो देखकर आगे की दिशा तय करेगी। आज का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि जो अलग अलग अलायंसेस समन्वय थे उन समन्वयों का समन्वय बन गया है, इसीलिए किसान संगठनों की एकता और व्यापक और गहरी हो गई है और जिसके लिए हम पंजाब और हरियाणा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को भी और पूरे देश भर के किसानों के समन्वय को भी सलाम करते हैं। मुझे ये बताइए कि जैसे कि अभी जो सरकारें हैं, जैसे अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो क्योंकि सरकारें पूरी तरह से कॉरपोरेट, जो सरकारों के ऊपर कॉरपोरेट पूरी तरह से हावी हो गया है, चपेट में है सरकारें। जबकि ऐसा पहले ऐसा कहा था, मतलब जैसे संविधान बना था बाबा साहब ने भी ये कहा था कि कभी भी जो सरकारें हों वो कॉरपोरेट के अधीन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज ऐसा हुआ। तो सर ऐसे क्या होना चाहिए जिससे कि कॉरपोरेट हावी ना हो सरकार? ये तो सुबोध आपने बहुत बड़ा सवाल किया है कि कॉर्पोरेट हावी ना हो। जो सरकार कोई कॉर्पोरेट ने बनाया हो तो उसे क्या करेंगे आप? मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में 2013 में जो बेहतर कानून उचित मुआवजे के अधिकार को लेकर पुनर्स्थापना, पुनर्वास और पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण का जो कानून बना था, उस कानून को बनवाने वाली कांग्रेस, उसके मददगार CPM, CPI से लेकर बसपा, सपा, जदयू, तब भी जदयू साथ था, और राजद, इन सब का सुपड़ा साफ हुआ। और यही नहीं, जिसने विरोध किया वह बिजू पटनायक, वह ममता बनर्जी और वह क्या कहते हैं जयललिता, इनकी पार्टी प्रचंड रूप से जीती और इसमें तब तत्कालीन विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज का समर्थक थी और प्रचंड रूप से समर्थक करने वाले सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय भेजा गया और 2014 के चुनाव में एक जगह भी सुषमा जी का भाषण नहीं हुआ। मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूं। और कारण क्या था कि कारपोरेट हमारे देश के अंदर 70 से 80% किसानों की जमीन उनकी इच्छा के बगैर अधिग्रहण नहीं हो सकती थी। एक बात, लिखित रूप में और भौतिक तौर पर कब्जा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि 5 साल में जमीन तीसरे पक्ष को बेचना और जो लाभ होगा उसका 40% और किसानों को मुआवजे के अलावा अदा करना। और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि उसमें खेती पर निर्भर तबके को भी 5-5 लाख रुपए अलग से, चाहे भूमिहीन हो पर खेती पर निर्भर हो, उनको देने का प्रावधान था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 चीजें बड़ी कही हैं। एक कहा कि 70 से 80% किसानों की लिखित सहमति का कानून हमको मंजूर नहीं है। दूसरी बात, देश को खाद्य सुरक्षा से बचाने के लिए सिंचित और बहुफसली खेती के अधिग्रहण पर प्रतिबंध था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि ज़मीन का अधिग्रहण होने से जो किसान बेरोजगार होंगे, जो भूमि पर खेती पर निर्भर मजदूर थे, उनके पुनर्वास और पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव पड़ेगा उसका आंकलन करना जरूरी था। इन सब प्रावधानों को इन्होंने कहा हमें नहीं, हमें छूट चाहिए, ज़मीन पकड़े, किसान की लूट ले। ये ज़मीन के लुटेरे कारपोरेट ने, नरेंद्र मोदी की सरकार, संघ की सरकार, कारपोरेट के एजेंटों की सरकार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो जब ये एजेंटों की सरकार बेदखल होगी और जनता की सरकार बन के आएगी, तब देश की सरकार कारपोरेट मुक्त होगी, ये मैं कह सकता हूं। जी 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 सर, एक लास्ट सवाल और है। जैसे सर अभी आपने कहा था कि कॉरपोरेट के तहत ये सरकार है, हाँ? लेकिन सर जैसे मान लीजिए दूसरी सरकार भी आ जाए हमारा इसके साथ, तो ये कैसे तय हो सकता है कि सपोज वो भी कॉरपोरेट की चपेट में आ गई? फिर नहीं, मैं जो आपने कहा, जब हमारे देश के लिए कानून बना तो 70 से 80% किसानों की जमीन उनकी लिखित सहमति के बगैर नहीं ली जानी चाहिए। ये कारपोरेट के पक्ष में थे, किसानों के पक्ष में, ये किसानों के पक्ष में था। खेती पर निर्भर तबके को 5-5 लाख रुपए दिया जाना चाहिए, ये किसके पक्ष में था? किसानों के पक्ष में, खेती और मजदूर के पक्ष में। हमारे देश की बहुफसली खेती और सिंचित जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, ये देश हित के लिए था, खाद्य सुरक्षा के लिए, ये कारपोरेट के लिए। और चौथी बात, जो दुष्प्रभाव पड़ेंगे समाज पर, उनका मूल्यांकन करना और उसका निराकरण करना, ये जिम्मेदारी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये जनता के लिए था। तो अब आप मुझे समझिए कि जिन्होंने ये बढ़िया कानून बनाया, मैं आपके माध्यम से बिहार के मतदाताओं से कहना चाहता हूँ, ये ज़मीन के लुटेरे, ये ज़मीन के लुटेरों को आपको बेदखल करना पड़ेगा। ये मैं फिर आग्रह करता हूँ, क्योंकि ये काला कानूनी नहीं, 2006 आज़ादी के 66 वर्ष बाद बने कानून को ख़त्म करने वाले और जो 3 काले कानून लाने वाले, इनको बेदखल करना बहुत ज़रूरी है। और ये कारपोरेट के एजेंटों की सरकार है। जी जी जी। एक लास्ट सवाल सर मेरा, अब क्योंकि आपने कहा ना कि जैसे इसमें परिवर्तन होने वाला है, लेकिन सर मैं अब ईवीएम बिहार का के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। जी जी जी। बिहार के युवा पढ़े लिखे मतदाताओं ने तय कर लिया है, उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम चुनाव नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। और व्यवस्था परिवर्तन में जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं
नरेंद्र मोदी की और संघ परिवार के बाप की ताकत नहीं है इस बार ईवीएम में हेराफेरी कर दे, क्योंकि बिहार उठ खड़ा हो चुका है। बिहार का युवा, जैसे दिल्ली में दिल्ली के मतदाताओं ने चौकीदारी की ईवीएम की और हेराफेरी नहीं करने दी भाजपा को, उसी तरीके से बिहार के मतदाता, बिहार के युवा बिहार में संघ परिवार को हेराफेरी नहीं करने देंगे। मैं बिहार के मतदाताओं से कहना चाहता हूँ, आप वोट डालने जाएं, इस व्यवस्था को बदली करें, नई व्यवस्था लाएं और चौकीदारी करें। ईवीएम इनके बाप की ताकत बदलने की नहीं है, ना तो इनकी सत्ता बचाने की ताकत है और ना इनकी व्यवस्था परिवर्तन हो रही है उससे बचाने की ताकत है। ईवीएम में हेराफेरी नहीं कर सकते, गारंटी से कह सकता हूं मैं। जी जी, बहुत और वो जो लोग ये गुमराह कर रहे हैं कि ईवीएम में हेराफेरी होगी, वो एजेंट हैं संघ परिवार और भाजपा के, उनसे सावधान भी रहना। और जो वोट काटने वाले लोग हैं उनसे भी आपको सावधान रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।